नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि पीएफआई और इसके संगठन के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। साथ ही सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया। नोटिफिकेशन में सरकार की तरफ से बताया गया है कि इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं, जिसके बाद सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के तहत बैन लगाने का फैसला लिया। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। क्यों लगा पीएफआई पर बैन? राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप, इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक से कनेक्शन, देश में भिन्न विचार रखने वाले लोगों और संस्थाओं के खिलाफ हिंसात्मक रवैया, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और आतंकी संगठनों के लिए फंड इकट्ठा करना, देश की संवैधानिक शक्तियों को चुनौती देना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करना। पीएफआई के साथ साथ इनके 8 और संगठनों पर भी सरकार ने कार्रवाई की है। इसका मतलब है कि अब पीएफआई या उससे जुड़ा संगठन किसी प्रकार की गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता। वो ना कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, ना तो उसका कोई दफ्तर होगा, ना वो कोई सदस्यता अभियान चला सकता है और ना ही कहीं से कोई फंडिंग ले सकता है। पीएफआई से जुड़े कई संगठनों पर प्रतिबंध, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन। एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। 22 सितंबर को पहले राउंड की छापेमारी के दौरान 106 पीएफआई से जुड़े कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। वहीं 27 सितंबर को दूसरे राउंड की छापेमारी में 250 पीएफआई से जुड़े लोग हिरासत में लिए गए थे। इस दौरान जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले, जिसके बाद सरकार ने पीएफआई पर 5 साल। एक तरफ जहां पीएफआई पर बैन का जहां कई राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ दल इस कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सवाल हम आपको बताते हैं कि आखिर पीएफआई किस तरह से काम करता है और क्या क्या आरोप इस पर लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने बताया है कि आखिर किन किन वजहों से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया है। पीएफआई पर प्रतिबंध, बैन लगाने का बेस और आरोप। केंद्र सरकार यूएपीए के तहत पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा रही है। यह कदम एजेंसियों की जांच के बाद उठाया जा रहा है। पीएफआई और उससे जुड़े संगठन देश में आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। पीएफआई से खतरा। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ये गतिविधियां देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। इनकी गतिविधियां भी देश की शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा बन सकती हैं। ये संगठन चुपके चुपके देश के एक तबके में ये भावना जगा रहा था कि देश में असुरक्षा है और इसके जरिए वो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा था। पीएफआई का सीक्रेट एजेंडा। क्रिमिनल और टेरर केसेस से जाहिर है कि इस संगठन ने देश की संवैधानिक शक्ति के प्रति असम्मान दिखाया है। बाहर से मिल रही फंडिंग और वैचारिक समर्थन के चलते ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। ये देश के लोकतंत्र को दरकिनार कर रहा है और ये संवैधानिक ढांचे का सम्मान नहीं कर रहा। पीएफआई की मजबूती की वजह।
पीएफआई ने अपने सहयोगी और फ्रंट बनाए। इसका मकसद समाज में युवाओं, छात्रों, महिलाओं, इमामों, वकीलों और कमजोर वर्गों के बीच पैठ बढ़ाना था। इस पैठ बढ़ाने के पीछे पीएफआई का एकमात्र लक्ष्य अपनी मेंबरशिप, प्रभाव और फंड जुटाने की क्षमता को बढ़ाना था। इन संगठनों की बड़े पैमाने पर पहुंच और फंड जुटाने की क्षमता का इस्तेमाल पीएफआई ने अपनी गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ाने में किया। पीएफआई की फंडिंग और उस पर एक्शन। बैंकिंग चैनल्स, हवाला और डोनेशन आदि के जरिए पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों के लोगों ने भारत और विदेशों में फंड इकट्ठा किया। यह उनके सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र का ही हिस्सा था। इसका इस्तेमाल आपराधिक, गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों में किया गया। पीएफआई की ओर से जिन जरियों से बैंक अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर हुआ, वो अकाउंट होल्डर के प्रोफाइल से भी मैच नहीं करता। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात सरकार ने भी पीएफआई को बैन करने की सिफारिश की थी। पीएफआई का इंटरनेशनल कनेक्शन। कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें सबूत मिला कि पीएफआई के मेंबर्स के संबंध ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप से हैं। संगठन के मेंबर्स ने इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में आईएसआईएस ज्वाइन किया। कई मुठभेड़ों में लोग मारे भी गए। कई मेंबर्स की गिरफ्तारी हुई। देश में भी राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मेंबर्स को अरेस्ट किया। पीएफआई के कुछ फंडिंग मेंबर्स सिमी के लीडर्स थे। इसके संबंध जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से थे। ये दोनों प्रतिबंधित संगठन हैं। पीएफआई की क्रिमिनल और टेरर एक्टिविटी। कई केसों की जांच में सामने आया कि पीएफआई और इसके काडर बार बार हिंसक और विनाशकारी गतिविधियों को दोहराते रहे। 2012 में केरल संजीत वी रामलिंगम, 2019 तमिलनाडु नंदू, 2021 केरल अभिमन्यु, 2018 केरल बिबिन, 2017 केरल शरद, 2017 कर्नाटक आर रुद्रेश, 2016 कर्नाटक प्रवीण पुआई, 2016 कर्नाटक प्रवीण पुयारी, 2016 कर्नाटक शशि कुमार, 2016 तमिलनाडु और प्रवीण नेट्टारू 2022 कर्नाटक। इन सभी की हत्या में पीएफआई के शामिल होने का आरोप। साल 2006 में मनीथा नीति पसराई और नेशनल डेवलपमेंट फंड नाम के दो संगठन ने मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई का गठन किया था। यह संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने संगठन का विस्तार यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में कर लिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। पीएफआई दक्षिण भारत में 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था। केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीथा नीति पसराई शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में ये संगठन सक्रिय है। देश में सिमी पर बैन लगाने के बाद पीएफआई का तेजी से विस्तार हुआ। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में पीएफआई की अच्छी पकड़। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की देश भर में कई शाखाएं हैं। पीएफआई खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। पीएफआई का दावा है कि 20 राज्यों में उसकी यूनिट है। शुरुआत में पीएफआई का हेडक्वार्टर केरल के कोझिकोड में था। बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। ओएमए सलाम इसके अध्यक्ष हैं और ईएम अब्दुल रहमान उपाध्यक्ष। पीएफआई की अपनी यूनिफॉर्म भी है। हर साल 15 अगस्त को पीएफआई फ्रीडम परेड का आयोजन करता है। 2013 में केरल सरकार ने इस परेड पर रोक लगा दी थी, क्योंकि पीएफआई की यूनिफॉर्म में पुलिस की वर्दी की तरह ही सितारे और एम्बलम लगे थे। पीएफआई पर बैन का देश भर में स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो पीएफआई की तरह और भी संगठनों पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पीएफआई पर प्रतिबंध से सहमत नहीं दिख रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि जांच में सबूत मिलने के बाद ही पीएफआई पर यह पाबंदी लगाई गई है। कल जैसे आपको बताया था
ये एनआईए के द्वारा जांच हो रही थी और जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे ये मैंने उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी जैसे मिलेगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। हम सर रेड पर देख रहे हैं कि जो रेड में जो हुई है तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कैसे आईजीज बनाया जाए, कैसे सीक्रेट चैट किया जाए, कितना खतरनाक है। इसीलिए तो खतरनाक नहीं होता तो बैन थोड़े ना करना पड़ता। बैन किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां में शामिल होने का प्रमाण होगा जो आने वाले समय में एनआईए स्वयं आप लोगों से साझा करेगी। कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है कि अगर आप बैन करते हैं पीएफआई को तो आरएसएस को बैन करना चाहिए। अब कांग्रेस देखिए क्या कहती है, मैं इस पर क्या कहूँ। वो अभी उनको जो राजस्थान में कहना चाहिए वो कह नहीं पा रहे हैं। उनके पास देखिए हताशा और निराशा के सिवा कुछ भी शेष नहीं बचा है। वो ऐसी किसी भी बात के लिए जो राष्ट्र विरोधी ताकतों को मदद करने वाली हो वो खुल करके सामने आ जाते हैं। निसंदेह ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करें। AIM-IEM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो PFI पर बैन का समर्थन नहीं कर सकते। ओवैसी ने कहा कि कुछ लोगों के कृत्यों के लिए पूरे संगठन को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस सब के लिए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी संगठन से जुड़ाव भर ही दोषी ठहराए जाने के लिए काफी नहीं है। मैंने हमेशा PFI की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है वो ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज्म के करीब जा चुकी है। तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे PFI का और फिर वो जो काला कानून है UAPA का उसको इस्तेमाल करेंगे। तो वहीं आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तो ओवैसी से कई कदम आगे निकल गए। लालू यादव ने कहा कि PFI की तरह देश में जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और उन्होंने खासकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भी जिक्र किया। हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले RSS पर बैन करिए। RSS को ये उससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का 14 से पहले बीजेपी बात हो रही है लोगों से। सोनिया जी से मैडम से बात हुआ, संगठन का चुनाव बोली मैडम की के बाद फिर हम लोग बैठेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने PFI पर प्रतिबंध को बिल्कुल सही ठहराया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो संगठन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हो ऐसे संगठन पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। बैन लगाया PFI संगठन जो है, ये जो पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है, इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है, राष्ट्रभक्तों का है। यह देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है और वो साइन भी नहीं किया जाएगा। भारत सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे देश हित में लिया फैसला बताया। डेमोक्रेसी के खिलाफ वायलेंट कॉन्स्पिरेसी के तहत जो शैतानी हरकतें कुछ संगठनों कुछ आतंकवादी संगठनों की परछाइयाँ, कुछ इस तरह के भारत विरोधी संगठनों की प्रॉक्सीज भारत में कर रही थी, उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई हुई है। देश की सौहार्द, देश की सुरक्षा हमारी ताकत है
और हमारे सौहार्द, सुरक्षा और सहिष्णुता की ताकत ही ऐसे राष्ट्रद्रोही और शैतानी ताकतों की भी आफत है। जो लोग मजहब को सुरक्षा कवच बना करके मुल्क के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशों का ताना बाना बिन रहे थे, वो कई वर्षों से इस देश के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, भारत की शांति और सौहार्द के खिलाफ, भारत की सुरक्षा के खिलाफ शैतानी षड्यंत्रों के साथ, मानसिकता के साथ काम कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ सियासी पार्टियां, कुछ सरकारों से जुड़े हुए लोग ऐसे लोगों को प्रश्रय भी दे रहे थे, प्रोटेक्शन भी दे रहे थे। और राष्ट्र पर जब जब कोई बुरी नजर से देखेगा, उसका अंजाम भी पीएफआई की तरह ही होगा। देश पर उठने वाली हर आंच के लिए हमारी एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं और यही वजह है कि पीएफआई जैसे संगठनों को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। देश के खिलाफ उठने वाली हर आवाज और हरकत को लेकर हमारी एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी हैं। पीएफआई पर पाबंदी उनके लिए भी चेतावनी है जो संगठन की आड़ में देश को कमजोर करने की साजिश रचते हैं। स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।